क्या आपको सी टैट में बार बार पूछे जाने वाले इन सभी कॉन्सेप्ट्स को लेकर पूरी स्पष्टता है? आनुवंशिकता क्या होती है? आनुवंशिकता बच्चों के विकास को कैसे प्रभावित करती है? इन्वायरमेंट क्या होता है? इन्वायरमेंट बच्चों के विकास को कैसे प्रभावित करता है? इसके अलावा सी टैट में अक्सर पूछे जाने वाला यह क्वेश्चन कि जीनोटाइप एवं फिनोटाइप में क्या अंतर होता है, इन सभी सवालों के जवाब तथा ऐसे ही अनेक महत्वपूर्ण सवालों के जवाब इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ पाएंगे। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं अरुण कुशवाहा आप सभी लोगों का स्टूडेंट टीचर एकेडमी पे स्वागत करता हूं। तो आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। साथियों, पिछली क्लास में हम लोगों ने किशोरावस्था की विशेषताओं के बारे में समझा था। इस वीडियो को देखने के बाद आप विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में समझ पाएंगे। देखिए, अगर हम अपने चारों तरफ नजर घुमाकर देखें तो हमें अलग अलग तरीके के लोग नजर आते हैं। कुछ लोग लंबे हैं तो कुछ छोटे हैं, कोई गोरा है तो कोई सांवला है, किसी के बाल घुंघराले हैं तो किसी के बाल सीधे हैं, किसी के आंखों का रंग काला है तो किसी के आंखों का रंग भूरा है, कोई बहुत बातूनी स्वभाव का है तो कोई शांत स्वभाव का है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन से ऐसे कारक हैं जो हम इंसानों को आपस में एक दूसरे से इतना ज्यादा अलग बनाते हैं? तो ऐसे दो कारक हैं। पहला है हेरिडिटी और दूसरा है इन्वायरमेंट, यानी कि आनुवंशिकता एवं वातावरण। यही वो दो फैक्टर्स हैं जो इस पूरी पृथ्वी के सभी मनुष्यों के विकास को निर्धारित करते हैं। कोई तीसरा फैक्टर नहीं है। और इन दोनों के अलावा आप कोई सा भी फैक्टर सोच पा रहे हो, वो भी इन्हीं दोनों मुख्य वर्गों के अंतर्गत आ जाएगा। तो आइए अब क्रम से इनके अर्थ को समझते हैं। सबसे पहले हेरिडिटी यानी कि आनुवंशिकता के अर्थ को समझते हैं। देखिए, किसी बच्चे को उसके माता पिता, उसके फोरफादर से जो जीन्स मिला है और इन जीन्स की वजह से बच्चे में जो विशेषताएं आई हैं, क्षमताएं आई हैं, उसी को बच्चे की आनुवंशिकता कहते हैं। जैसे बच्चे की हाइट, उसके आंखों का रंग, उसकी त्वचा का रंग, उसके बालों का प्रकार की घुंघराला है या सीधा है, ये बच्चों को प्राप्त हुए कुछ आनुवांशिक गुणों के उदाहरण हैं। और ये गुण एक बार बच्चे को प्राप्त हो गए तो प्राप्त हो गए। पूरे जीवन में बच्चा चाह करके भी इनको परिवर्तित नहीं कर सकता, बदल नहीं कर सकता। इसीलिए आनुवांशिकता को स्टैटिक कहते हैं, यानी स्थिर प्रवृत्ति का कहते हैं कि एक बार में जो विशेषता मिल गई वो पूरी उम्र साथ रहेगी। इस आनुवंशिकता को नेचर यानी कि प्रकृति के नाम से भी जाना जाता है। आइए अब इस इन्वायरमेंट के अर्थ को समझते हैं। बच्चा जिस तरह के वातावरण में रह रहा है, जिस तरह के माहौल में रह रहा है, उसको बच्चे का इन्वायरमेंट कहते हैं। यह इन्वायरमेंट डायनेमिक होता है, परिवर्तनशील होता है, यानी कि हम अपने प्रयास के द्वारा अपने इन्वायरमेंट को बदल सकते हैं। जैसे कि वो स्थान जहां हम रह रहे हैं, हमारी सोसाइटी, वो विद्यालय जहां हम पढ़ने जाते हैं, वो कार्यस्थल जहां नौकरी कर रहे हैं, इन सब को व्यक्ति अपने प्रयासों से परिवर्तित कर सकता है।
इसीलिए इन्वायरमेंट को परिवर्तनशील कहा जाता है, डायनेमिक कहा जाता है। इस इन्वायरमेंट को एक अन्य नाम नर्चर यानी कि पोषण के नाम से भी जाना जाता है। तो अब सवाल यह उठता है कि बच्चे के लिए आनुवंशिकता ज्यादा जरूरी है या वातावरण ज्यादा जरूरी है। इसी को नेचर नर्चर डिबेट यानी कि प्रकृति पोषण विवाद कहते हैं। और इस डिबेट का जो निष्कर्ष है वो ये है कि बच्चे के लिए आनुवंशिकता और वातावरण ये दोनों जरूरी है। हम ये नहीं कह सकते कि ये ज्यादा जरूरी है या ये कम जरूरी है। बच्चे के लिए जरूरी दोनों है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि जीवन के कुछ मामलों में आनुवंशिकता ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है और जीवन के कुछ मामलों में इन्वायरमेंट ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए अब इसे उदाहरणों से समझते हैं कि जीवन के वो कौन से ऐसे मामले हैं जिनमें आनुवंशिकता और कौन से ऐसे मामले हैं जिनमें इन्वायरमेंट ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। और सबसे पहले हेरिडिटी को समझते हैं। इसमें पहला एग्जाम्पल है फिजिकल स्ट्रक्चर। फिजिकल स्ट्रक्चर यानी कि शारीरिक संरचना। देखिए, बच्चे का बॉडी टाइप कैसा होगा, उसकी शारीरिक संरचना कैसी होगी, यह पूरी तरह से उसकी आनुवंशिकता पर निर्भर करती है। जैसे कि बच्चे की हाइट कितनी होगी, उसका शारीरिक गठन कैसे होगा, और अगर यह सब ठीक रहा तो बच्चे का विकास नॉर्मल ढंग से होगा। लेकिन अगर बच्चे को कोई शारीरिक अपंगता हो गई तो उसके जीवन की चुनौतियां बदल जाएंगी। तो कुल मिलाकर बच्चे का जो शारीरिक संरचना होता है वह पूरी तरह से उसकी आनुवंशिकता पर निर्भर करता है। और ये शारीरिक संरचना जैसी होगी उसका सीधा सीधा प्रभाव बच्चे के विकास पर पड़ेगा। दूसरा उदाहरण है सेक्स डिफरेंसेस। यानी कि लैंगिक अंतर। देखिए, बच्चे का लड़की होना या लड़का होना पूरी तरह से उसकी आनुवंशिकता पर निर्भर करता है, या दूसरे शब्दों में ये कहें पूरी तरह से उसके पिता पर निर्भर करता है। बच्चे के लिंग निर्धारण में उसके इन्वायरमेंट का कोई रोल नहीं होता। इसके अलावा किसी बच्चे का लड़की के रूप में बड़ा होना या लड़के के रूप में बड़ा होना ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जो बच्चे के व्यक्तित्व के विकास पर, उसके पूरे जीवन के विकास पर प्रभाव डालता है। कई ऐसे कार्य हैं जिनको करने पर समाज लड़के को अलग तरीके से प्रतिक्रिया देगा और लड़की को अलग तरीके से प्रतिक्रिया देगा। उदाहरण के लिए दोस्तों के साथ बाहर घूमना। मान लीजिए कोई लड़का है जो दोस्तों के साथ बाहर बहुत घूमता है तो परिवार और समाज उसे अलग तरीके से समझाएगा। लेकिन अगर कोई लड़की है जो अपने दोस्तों के साथ बाहर ज्यादा घूमती है तो उसका परिवार और समाज उसे अलग तरीके से समझाएगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि किसी बच्चे का लड़की के रूप में बड़ा होना या लड़के के रूप में बड़ा होना यह भी एक कारक है, एक फैक्टर है जो बच्चे के विकास पर प्रभाव डालता है। अगला है इंटरनल स्ट्रक्चर। यानी कि
आंतरिक संरचना। देखिए, बच्चे की आंतरिक संरचना कैसी होगी, यानी कि उसके शरीर के भीतरी अंगों का बनावट कैसे होगा, यह पूरी तरह से उसकी आनुवंशिकता पर निर्भर करता है। शरीर के अंदरूनी अंगों का अर्थ है उसके हड्डियों की बनावट, उसकी तंत्रिका तंत्र, उसका लीवर, हार्ट, ये सब किस तरह से विकसित होगा, यह पूरी तरह से उसकी आनुवंशिकता पर निर्भर है। और अगर यह सही तरीके से विकसित नहीं हुआ और फंक्शन नहीं कर पा रहा है तो इसका सीधे सीधे प्रभाव बच्चे के विकास के ऊपर पड़ेगा। जो अगला उदाहरण है वो है इमोशंस, यानी कि संवेग। हालांकि बच्चे के इमोशंस या व्यक्ति के इमोशंस पर उसके इन्वायरमेंट का भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति के इमोशंस पर सबसे ज्यादा प्रभाव उसकी आनुवंशिकता का पड़ता है। आपने देखा होगा कुछ बच्चे जन्म से ही गुस्सैल प्रवृत्ति के होते हैं और कुछ बच्चे जन्म से ही शांत प्रवृत्ति के होते हैं, और उनके इन प्रवृत्तियों का उनके विकास पर असर पड़ता है। मान लीजिए कोई बच्चा गुस्सैल है, किसी बच्चे के अंदर गुस्सा है, डर है, जलन की भावना है, तो इस तरह के नकारात्मक इमोशन उसके विकास को नकारात्मक तरीके से प्रभावित करेंगे। और अगर वहीं कोई बच्चा खुशमिजाज, विनम्र, उत्साही, जिज्ञासु, उसके अंदर इस तरह के सकारात्मक इमोशंस हैं तो वो उसके विकास को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे। तो कुल मिलाकर किसी बच्चे के अंदर जिस तरह के इमोशंस का प्रभुत्व होगा वो उसके विकास को जबरदस्त तरीके से प्रभावित करेगा। तो ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहां पर बच्चे की आनुवंशिकता सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। आइए अब कुछ ऐसे उदाहरणों को देखते हैं जहां बच्चे का इन्वायरमेंट सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसका जो पहला उदाहरण है वो है फैमिली बैकग्राउंड, यानी कि पारिवारिक पृष्ठभूमि। बच्चे का परिवार उसके इन्वायरमेंट का हिस्सा होता है और बच्चे के विकास पर उसके परिवार का बड़ा गहरा असर होता है। बच्चा अपने परिवार के सदस्यों की आदतें, भाषा, मूल्य, तौर तरीके, विचार, इन सब को बिना किसी प्रयास के ही अपना लेता है। अगर किसी परिवार के सदस्य आपस में झगड़ते हैं या बाहर समाज में लोगों के साथ भेदभाव करते हैं तो बच्चा इन बातों को बिना किसी प्रयास के ही अपना लेगा। और अगर मान लीजिए किसी परिवार के सदस्य एक दूसरे का सम्मान करते हैं, मेहनती हैं, ईमानदार हैं, तो इन सारे गुणों को भी बच्चा अपने आप अपना लेगा। यानी कि बच्चे के व्यक्तित्व के ऊपर उसके परिवार के बैकग्राउंड का बहुत गहरा असर पड़ता है। आप अपना ही उदाहरण लेकर देखिए, आपका मिजाज लगभग लगभग वैसा ही होगा जैसा कि आपके परिवार का मिजाज है। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे के व्यक्तित्व के ऊपर उसके परिवार का बड़ा गहरा असर होता है। अगला है सोसाइटी एंड कल्चर, यानी कि समाज एवं संस्कृति। देखिए, बच्चे का समाज और उसका कल्चर उसके इन्वायरमेंट का हिस्सा होता है।
बच्चा जिस तरह के समाज में रह रहा है और उस समाज का जैसा भी कल्चर है, जैसे विचार को वो मानता है, जैसे आदर्श, रीति रिवाज, मूल्यों, त्योहारों, पहनावा, भोजन, इन सब को उस समाज में स्वीकार किया जाता है, यह सब भी बच्चा धीरे धीरे अपना लेता है। मान लीजिए उदाहरण के लिए किसी समाज में खेती किसानी को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है, तो बच्चा आराम से खेती किसानी के गुणों को, उसकी विशेषताओं को समझ लेगा। और अगर किसी समाज में उद्यम को, व्यापार को ज्यादा महत्व दिया जाता है, जैसे कि जैन समुदाय है या मारवाड़ी समुदाय है, तो बच्चा अगर उस तरह के समुदाय में रह रहा है तो उन व्यापार की सारी विशेषताओं को बड़े आसानी से अपना लेगा। यानी कि बच्चा जिस तरह के समाज में रहता है उसका फर्क उसके विकास पर पड़ता है। जैसे कि गांव के जो बच्चे होते हैं वो जीवन की जटिलताओं को बहुत जल्दी और गहराई से समझ लेते हैं अपेक्षाकृत शहरी बच्चों के। ऐसा इसलिए है कि दोनों के जीवन की परिस्थितियां, दोनों के जीवन की चुनौतियां बहुत अलग हैं और बच्चा जिस समाज में रह रहा है, जिस सोसाइटी में रह रहा है, उसका उसके व्यक्तित्व पर और उसके जीवन में विकास पर पूरा पूरा प्रभाव पड़ता है। अगला है बेसिक एमेनिटीज, यानी कि मूलभूत सुविधाएं। देखिए, भोजन, कपड़ा, पीने के लिए पानी, घर, सुरक्षा, ये सब व्यक्ति के जीवन की मूलभूत सुविधाएं होती हैं, जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। और अगर कोई बच्चा इन मूलभूत सुविधाओं का संघर्ष कर रहा है तो उसके जीवन में जो विकास है वो सही तरीके से नहीं होगा। मान लीजिए किसी बच्चे को पोषण युक्त आहार नहीं मिल पा रहा है तो उसका शारीरिक और मानसिक विकास कैसा हो पाएगा। हमारे समाज में आज भी कुपोषण एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसके अलावा अगर किसी बच्चे के पास रहने को घर नहीं है, पीने को साफ पानी नहीं है, तो उसके जीवन की गाड़ी विकास के पथ से उतरना लगभग तय ही है। तो व्यक्ति के जीवन में, बच्चे के जीवन में इन मूलभूत सुविधाओं का होना भी उसके विकास को निर्धारित करती है। अगला है स्कूल, यानी कि विद्यालय। बच्चे का विद्यालय उसके इन्वायरमेंट का हिस्सा होता है और इस विद्यालय का बच्चे के विकास पर भी जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। उस विद्यालय में पढ़ने पढ़ाने का तरीका क्या है? क्या वो लर्निंग बाय डूइंग के कॉन्सेप्ट से पढ़ाते हैं या चीजों को रटवाते हैं? अगर वो रटवाते हैं तो इससे बच्चे का मानसिक विकास ठीक से नहीं हो पाएगा। इसके अलावा क्या विद्यालय अपने शिक्षार्थियों में अनुशासन विकसित कर पाने में सफल हो रहा है? डर नहीं, अनुशासन। क्योंकि अगर ऐसा नहीं कर पाया तो न सिर्फ पढ़ाई लिखाई में बल्कि बच्चा अपने कैरियर में भी सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे के विकास में उसके विद्यालय का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो ये कुछ ऐसे उदाहरण हुए जिनमें बच्चे का इन्वायरमेंट बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। तो अभी तक हमने ये समझा कि ये कहना पूरी तरह से गलत होगा कि हेरिडिटी ज्यादा महत्वपूर्ण है या इन्वायरमेंट ज्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण दोनों हैं, बस जीवन के अलग अलग पक्षों में किसी की भूमिका ज्यादा हो जाती है और किसी की भूमिका कम हो जाती है। इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ एक और कॉन्सेप्ट है, आइए उसे भी समझ लेते हैं। वो कॉन्सेप्ट है जीनोटाइप। इसको हिंदी में भी जीनोटाइप ही कहते हैं।
और फिनोटाइप। इसके लिए भी हिंदी में फिनोटाइप ही है। इनका अर्थ क्या है और इनका आपस में क्या अंतर है, आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले इस जीनोटाइप को समझते हैं। देखिए, किसी बच्चे को उसके माता पिता से जितना भी जेनेटिक मटेरियल मिला है उन सभी को मिला करके जीनोटाइप कहते हैं। और ये फिनोटाइप किसी बच्चे को उसके माता पिता से जितना भी जेनेटिक मटेरियल मिला है, आनुवांशिक गुण मिला है, उनमें से जो भी प्रभावी हो जाएगा, यानी कि जो शरीर पर दिखाई देने लगेगा, उसको फिनोटाइप कहेंगे। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे की मां गोरी है और उसके पिता का रंग सांवला है और बच्चा गोरा पैदा हो गया, तो बच्चे में माता से गोरेपन का और पिता से सांवलेपन का ये दोनों जीन गए होंगे, तो इसको कहेंगे बच्चे का जीनोटाइप। लेकिन इन दोनों जीन्स में से गोरेपन का जीन प्रभावी हो गया, तो इस गोरेपन के जीन को क्या कहेंगे? फिनोटाइप। तो कुल मिलाकर बच्चे को उसके माता पिता से जो भी जेनेटिक मटेरियल मिला है उन सबको मिलाकर कहेंगे जीनोटाइप, और उसमें से जो प्रभावी हो जाए, अभी उदाहरण में हमने देखा गोरेपन का जीन प्रभावी हो गया, तो उसको कहेंगे फिनोटाइप। तो आज के लिए बस यहीं तक। अगली क्लास में हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट यानी कि विकास के सिद्धांतों को समझेंगे। अगर ये क्लास आपको पसंद आया तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाकर इसे शेयर कर दीजिए किसी ऐसे व्यक्ति के पास जिसके लिए यह वीडियो लाभकारी हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।